हेलो स्टूडेंट्स। आपने और हमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि तुम्हारी आँखें तुम्हारे फादर से मैच करती हैं, या तुम्हारे बाल तुम्हारी मदर के जैसे लगते हैं, या तुम्हारी आँखें तुम्हारी मदर के जैसे नहीं हैं, या तुम्हारे हेयर्स जो हैं वो तुम्हारी मदर के जैसे नहीं लगते हैं। यानी कि कभी ना कभी किसी ना किसी ने आपको ये बातें तो ज़रूर कही होंगी कि बेटी जो है अपने फादर पे गई है, या ये बेटा जो है अपनी मदर पे गया है। यानी कि देखने में कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपकी बॉडी के होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आपके फादर या आपकी मदर से मैच करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कोइंसिडेंस है? क्या ये किसी तरीके का या मिस कंसेप्शन है कि हाँ, ये कैरेक्टर्स जो हैं आपके मदर के आपके जैसे लग रहे हैं, या फादर के कुछ कैरेक्टर्स आपके ऊपर गए हुए हैं? तो क्या ये एक्चुअली इस तरीके से कैरेक्टर्स जो हैं फादर मदर के बच्चों में आते हैं? तो इसे साइंटिफिक लेवल पे हम किस तरीके से देख सकते हैं कि एक्चुअली क्या पेरेंट्स से ये कैरेक्टर्स बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, इनहेरिट होते हैं? तो उसके लिए आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक इनहेरिटेंस। सो वेलकम एंड दिस इज़ डॉक्टर राधिका। मैं आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ जेनेटिक इनहेरिटेंस, और इसी जेनेटिक इनहेरिटेंस में हम ये सभी बातों को क्लियर करेंगे कि क्यों आप अपने किसी न किसी एक पेरेंट यानी कि मदर या फादर के जैसे दिखते हैं, या आपकी आँखें आपकी मदर के जैसे क्यों हैं, आपके हेयर्स आपके फादर के जैसे क्यों लगते हैं। इन सारे सवालों का जवाब हम यहाँ पे जेनेटिक इनहेरिटेंस में आज के वीडियो में समझने वाले हैं। सो व्हाट इज़ जेनेटिक इनहेरिटेंस? उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना होगा कि जेनेटिक्स क्या होती है। ठीक है, सो इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, जेनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ एनी बायोलॉजिकल सिस्टम। यानी कि जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ हम पढ़ते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हेरिडिटी। ठीक है, जब तक हमें हेरिडिटी वर्ड नहीं मालूम होगा तो हम कैसे पता करेंगे कि ये हम इसकी स्टडी करके क्या करने वाले हैं। ठीक है, सो हेरिडिटी इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। यानी कि किस तरीके से कोई कैरेक्टर आपके पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र करना किसी भी कैरेक्टर को, चाहे आइस के कलर को हो चाहे हेयर्स के कलर को हो, ये कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका हेरिडिटी। देन व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज हाउ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि यहाँ पे कॉमन एक डिफरेंस बस जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस में ये है कि यहाँ पे सिंपली इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और इनहेरिटेंस में ये है कि किस तरीके से ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो ट्रेड्स हैं, ये आपके जनरेशन टू जनरेशन पेरेंट्स से अपने बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हैं दैट व्हाट इज़ अ जेनेटिक्स। देन व्हाट इज़ अ वेरिएशन, कि किस तरीके से यहाँ पे इन जेनेटिक कैरेक्टर्स में यानी कि आपके डीएनए में या जेनेटिक मटेरियल में किस तरीके से वेरिएशन आता है, क्या चेंजेस आते हैं, वो सारी स्टडी हम यहाँ पे जेनेटिक्स में करते हैं। ठीक है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कितने टाइप्स की होती है? तो बेसिकली आप देखेंगे तो यहाँ पे जेनेटिक्स 2 टाइप्स में होती है। एक होती है क्लासिकल जेनेटिक्स और दूसरी होती है मॉडर्न जेनेटिक्स। ओके, अब व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिकल जेनेटिक्स? क्लासिकल जेनेटिक्स से हम क्या समझते हैं? क्लासिकल जेनेटिक्स से मतलब ये होता है दैट इज़ अ मेंडेलियन जेनेटिक्स। यानी कि मेंडल जो थे, मेंडल ने जब पहली बार इनहेरिटेंस इनका जो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किए थे, उसके बाद में जो उन्होंने लॉज दिए थे, उस बेसिस पे हम यहाँ पे क्लासिकल जेनेटिक्स पढ़ते हैं, जिसमें बेसिकली आप क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे कैरेक्टर्स पढ़ने वाले हैं, वो भी उनके फिनोटाइप को देख के।
यानी कि उनकी मॉर्फोलॉजी को देख के। देन मॉडर्न जेनेटिक्स में क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया कि क्लासिकल जेनेटिक्स इट इज़ नोन एज अ मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडल ने ये जेनेटिक्स दी थी। इसका बेसिस जो था, यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स का जो बेस है वो इसी के नींव पर रखा गया था। इसमें क्या स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, यानी कि किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के फिनोटाइप को, यानी कि उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के हम यहाँ पे उसकी जेनेटिक्स जो है उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्लासिकल तरीका किसी भी जेनेटिक्स को पढ़ने का, ठीक है, या इनहेरिटेंस को पढ़ने का। फिर आती है मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स इज ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। क्यों मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बोलते हैं इसे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं जेनेटिक मटेरियल की, यानी कि बायोकेमिकल स्टडी। ठीक है, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे डीएनए की स्टडी इन्वॉल्व होती है, उसका आइसोलेशन इन्वॉल्व होता है, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनकी स्टडी होती है, यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे जीन मैनिपुलेशन एंड ऑल। इस तरीके की जितनी भी स्टडीज़ हम करते हैं वो सारी स्टडीज़ आपकी मॉडर्न जेनेटिक्स के अंडर में आती हैं। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि मेंडेलियन जेनेटिक्स यानी कि क्लासिकल जेनेटिक्स एक्चुअली किसने दी थी, कैसे हुई थी। ठीक है, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में एक्चुअली क्या हुआ था, यहाँ पे एक ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ठीक है, ये क्या थे, ये एक मोनेस्ट्री थी, मोनेस्ट्री में वो मॉन्क थे वहाँ पे, और उन्होंने क्या किया वहाँ पे अपने गार्डन में एक गार्डन पी को जो है वहाँ पे प्लांट किया। वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे वो, और वो क्या एक्सपेरिमेंट थे और उन एक्सपेरिमेंट्स का क्या रिजल्ट निकला है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने अपने गार्डन में पी प्लांट किया, वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। वो ये देखना चाहते थे कि किस तरीके से एक प्लांट से उसकी दूसरी जनरेशन या उसकी दूसरी तीसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में सेलेक्ट किए। ठीक है, और प्लांट कौन सा लिया था, उन्होंने प्लांट लिया था गार्डन पी प्लांट। क्यों लिया था गार्डन पी प्लांट, उसे हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये एक गार्डन पी प्लांट उन्होंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था। इसको सेलेक्ट करने का रीज़न ये था, पी प्लांट का बोटानिकल नेम है पाइसम सटाइवम। ठीक है, इसका रीज़न ये था कि इसकी जो लाइफ साइकिल है इट इज़ अराउंड 4 मंथ्स ओनली। तो 4 महीने में इसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो वो साल में कई जनरेशन्स को एक साथ पढ़ सकते थे। ठीक है, साथ में ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर था जिसमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो ईजिली यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस भी वो परफॉर्म करा सकते थे। ठीक है, तो ये एक कॉमन तरीके का प्लांट जो था, और इसमें उन्हें जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो भी इजीली मिल गए थे। तो ये जो पी प्लांट है उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट के लिए लिया। एक्सपेरिमेंट लेने के बाद में मैंने जैसे बताया कि उन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में आप यहाँ पे देखिए कि वो कौन कौन से 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, एक के बाद एक हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में आप देखिए कि पहले तो उन्होंने प्लांट की हाइट ली। प्लांट की हाइट में उन्होंने क्या लिया, एक टॉल लिया, एक डाफ, यानी कि ये जो ट्रेट्स हैं ये 2 तरीके के हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ ट्रेट्स आर देयर। हाइट के लिए एक टॉल और दूसरा डाफ प्लांट। फिर उन्होंने फ्लावर की पोजीशन ली। ठीक है, फ्लावर की पोजीशन जो है या तो एक्सिल होगी और या तो यहाँ पे टर्मिनल पोर्शन में यहाँ पे ये लगे हुए होंगे। देन फ्लावर का कलर आइदर वॉयलेट और आइदर वाइट। देन सीड कोट का कलर ग्रे आइदर वाइट। पॉड का शेप उन्होंने देखा आइदर ये फ्लैटेंड होगी और या कंस्ट्रिक्टेड होगी। देन पॉड का कलर उन्होंने लिया ग्रीन येलो।
कॉटलिडेंस का भी कलर उन्होंने लिया है येलो एंड ग्रीन, और सीड फॉर्म, राउंड सीड और रिंकल्ड सीड, ये सारे उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए, जिसमें ये जो सीरीज है, फर्स्ट सीरीज इज फॉर डोमिनेंट कैरेक्टर एंड द सेकेंड सीरीज इज फॉर रेसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। ठीक है, तो ये पी प्लांट के इन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए। अब इसके बाद में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले हम कुछ इनकी टर्म्स, जो बेसिक टर्म्स हैं, उनको देख लेते हैं। सो इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स, यहाँ पे जेनेटिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने दी हुई हैं। यहाँ पे आप देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे बेसिकली पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स के पेयर दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी कि क्रोमोसोम आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लो कि ये हमारे पास में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम में हमारे पास में 23 के 2 पेयर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, 23 का आपके पास में एक पेयर है, 1 पेयर। ठीक है, तो उसमें आपके पास में जैसे 23 क्रोमोसोम है, तो ये नंबर 1 क्रोमोसोम का पेयर हो गया, ये नंबर 2 क्रोमोसोम का पेयर हो गया। तो ये जो क्रोमोसोम का पेयर है, दिस इज नोन एज अ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये भी कहलाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम। पर जब भी किसी 2 डिफरेंट क्रोमोसोम के आप पेयर्स में अगर यहाँ लेते हैं, यानी कि ये वाला और ये, तो ये दोनों जो क्रोमोसोम होंगे, दिस वन एंड दिस वन, दीज 2 क्रोमोसोम्स विल बी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, ठीक। उसके बाद में हम यहाँ पे कुछ टर्म्स देखेंगे। टर्म्स में आप होमोलोगस क्रोमोसोम में देखें कि ये जो रेड कलर से आपको दिख रही हैं, ये रेड कलर से जो आपको 2 सेम लोकस में यहाँ पे आपको जो लाइंस दिख रही हैं, ये जो हैं दीज विल बी एलील्स ऑफ सेम जीन। यानी कि अगर एक जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल करता है हाइट के लिए, ठीक है, टी, तो टी के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स, यानी कि एक हो गया जीन फॉर हाइट, हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जीन हो गया टी। ठीक है, पर टी के यानी कि जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म दिए हुए हैं, एक टॉल हो गया और एक हो गया डाफ। स्मॉल टी विल बी डाफ एंड कैपिटल टी विल बी डोमिनेंट, दैट विल बी टॉल। ठीक है, तो एक ही कैरेक्टर को शो करने वाले 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हमारे पास में जीन के दिए हुए हैं, तो वो कहलाएंगे एलील्स ऑफ सेम जीन। ठीक है, अब यहाँ पे एक M दिया हुआ है, यहाँ भी एक M दिया हुआ है, एक P और P दिया हुआ है। ठीक है, तो M और P ये दोनों जो एलील्स हैं, ये दोनों डिफरेंट एलील्स हैं, यानी कि M किसी दूसरे को कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, P किसी दूसरे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों जो जीन्स होंगे, ये दोनों जो एलील्स होंगे, ये कहलाएंगे आपके डिफरेंट जीन्स के एलील। तो एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स, M और P वाला। देन इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू में सामने ही लोकस में जो 2 एलील्स लगे हुए हैं, ये है होमोजाइगस रेसेसिव एलील्स। ये क्या है, रेसेसिव है। ठीक है, यानी कि इनका कैरेक्टर जो है वो कैसा है, वो रेसेसिव नेचर का है। देन उसके बाद में कैपिटल सी और कैपिटल सी का आप देखेंगे तो होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स, ये डोमिनेंट होंगे इनके कैरेक्टर्स। ठीक, देन यहाँ पे एक कैपिटल F और स्मॉल f दिया हुआ है, तो यानी कि ये क्या है, हेट्रोजाइगस एलील। यहाँ पे कैपिटल F विल बी डोमिनेंट अकॉर्डिंग टू मेंडल्स। ठीक है, अच्छा, देन इसके बाद में आप यहाँ पे देखिए कि अब कुछ जैसे हम कैरेक्टर की बात करें, तो कैरेक्टर में जैसे एक एग्जाम्पल हम हाइट का ले लेते हैं, तो ये हो गया कैरेक्टर किसी प्लांट की हाइट का। तो उसमें व्हाट विल बी द ट्रेट्स, तो एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल। हाइट के 2 ट्रेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मेंडल ने 2 ट्रेट्स दिए थे, एक टॉल और दूसरा डाफ। ठीक है, टॉल को यहाँ पे वो किस तरीके से वो रिप्रेजेंट करते हैं, टॉल को या तो वो
होमोजाइगस टॉल होगा, आइदर ये हेट्रोजाइगस टॉल हो सकता है जिसमें एक स्मॉल टी रेसेसिव हो सकता है। ठीक है, अब एलील्स जो हमने यहाँ पे देखे थे, तो एलील्स कुड बी या तो कैपिटल टी यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट, स्मॉल टी होमोजाइगस रेसेसिव, और या कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो ये हो गए ऑल्टरनेटिव आपके एलील्स। तो एलील्स को मैंने पहले बताया था, इट इज ए ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। एक जीन के दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी। ठीक है, अब व्हाट इज अ जीन? ठीक है, तो जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कंसिस्टिंग ऑफ बेस पेयर्स। तो यहाँ पे आप डायग्राम देखो, ये आपके पास में दो होमोलोगस क्रोमोसोम है। इन क्रोमोसोम में जैसे कि हमने यहाँ पे पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज क्रोमेटिन। ठीक है, तो उसमें आप यहाँ पे देखिए कि ये जो है ये क्रोमेटिन फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, और ये क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं आपके यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से ये इन्होंने लूप लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड फॉर्म में है। यहाँ पे आपको न्यूक्लियोसोम दिख रहे हैं। ठीक है, ये इसमें रैप किया हुआ है डीएनए ने। अब यहाँ पे आपने डबल स्ट्रैंडेड यहाँ पे डीएनए देखा है, तो ये डीएनए अलोंग विद देयर बेस पेयर्स, ठीक है, और इंट्रॉन एंड एक्सॉन एंड इंट्रॉन, यानी कि एक जीन जो कि एक सेगमेंट है डीएनए का, जीन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसमें इंट्रॉन और एक्सॉन्स भी होंगे, बेस पेयर्स भी होंगे। ये इतना एक सेगमेंट जो होगा ये जीन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो जीन है ये सेगमेंट है डीएनए का, एक डीएनए का सेगमेंट है। ओके, फिर उसके बाद में फैक्टर क्या है? फैक्टर विल बी एक्चुअली, जब मेंडल ने कैरेक्टर्स की बात की थी तो मेंडल ने इनका जो जीन का नाम है, मेंडल ने कहा था, मेंडल ने क्या नाम दिया था? इसका नाम दिया था एलिमेंटे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट ने उनका नाम दे दिया फैक्टर। उसके बाद में इसका नाम कन्वर्ट हो गया इन जीन। ठीक है, तो मॉडर्न साइंटिस्ट ने इसका नाम जीन दे दिया। तो जीन इज अ फैक्टर एंड अकॉर्डिंग टू मेंडल इट इज अ एलिमेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जीन जो दिया हुआ है यहाँ पे ये एक फैक्टर है टी। तो फैक्टर कुड बी आइदर कैपिटल टी और आइदर इट विल अ स्मॉल टी। ठीक है, देन कैपिटल टी होमोजाइगस, होमो यानी एक जैसे, ये दोनों एक जैसे हैं, कैपिटल, तो होमोजाइगस डोमिनेंट। स्मॉल टी दोनों एक जैसे हैं, तो होमोजाइगस रेसेसिव। स्मॉल टी एंड कैपिटल जी, तो ये क्या हो जाएगा? हेट्रोजाइगस। ठीक है, फिर इसके बाद में ये सारी टर्म्स के बाद में अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो कैसे हुए थे। ठीक है, तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने शुरू किए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट जो दिए, तो मेंडल ने पहले क्या किया है, सबसे पहले उन्होंने सेलेक्ट किया है प्योर पेरेंट प्लांट्स। प्योर पेरेंट प्लांट में अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो प्योर उन्होंने टॉल, ठीक है, प्योर डाफ, ये एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। ठीक है, एक पेयर हो गया कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का। ठीक है, ऐसे ही 7 पेयर्स हमने बात किए हुए हैं जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे ही हर 7 पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के उन्होंने सेलेक्ट किए। कैसे सेलेक्ट किए? तो सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट्स का जो तरीका था उसमें क्या था, प्लांट्स जो थे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के, उनको ग्रो किया गया डिफरेंट बेड्स पे। ठीक है, यानी कि टोटल 14 टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो थे वो उन्होंने ग्रो कर रखे थे। इन प्लांट्स को बार बार सेवरल जनरेशन तक उन्हें बार बार रिपीटेडली ग्रो कराया गया टू गेट अ प्योर होमोजाइगस प्लांट, यानी कि आइदर प्योर टॉल, आइदर प्योर डाफ, और ऐसे ही चाहे और बाकी जो कैरेक्टर्स होंगे, प्योर वेराइटी इनकी उन्होंने सबसे पहले ग्रो करके सेलेक्ट की और उनके सीड्स इकट्ठे किए। उसके बाद में उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ
प्योर प्लांट्स। तो अब ये जो प्योर प्लांट्स उन्होंने जो सेलेक्ट किए उनको उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करना शुरू किया। तो हाइब्रिडाइजेशन करने में उन्होंने यहाँ पे क्या किया है देखिए, हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए सबसे पहले उन्होंने जो प्योर प्लांट लिया, जैसे कि अगर हम बात करें कि उन्होंने प्योर टॉल प्लांट लिया है, ठीक है। तो प्योर टॉल प्लांट लेने के टाइम पे ये जो प्योर टॉल प्लांट है उन्होंने क्या किया है, इसके गैमेट्स आप देखिए, ये दो तरीके के गैमेट्स आ सकते हैं, प्योर टी और टी कैपिटल कैपिटल, और स्मॉल टी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद में गैमेट्स का जब फ्यूजन होगा तो जो पॉसिबल यहाँ पे जो जीन बन सकता है या पॉसिबल जो कैरेक्टर्स आ सकते हैं वो होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी। बट क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट है तो यहाँ पे जो भी प्लांट आएगा वो टॉल आएगा। पर ये किया कैसे उन्होंने क्या किया था, प्योर टॉल लिया, अब प्योर डाफ लिया। तो प्योर टॉल प्लांट में यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं उन फ्लावर्स में सबसे पहले, क्योंकि इन्हें क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, तो क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए, क्योंकि इसके पास में ये बाइसेक्सुअल है, खुद के इसके मेल पार्ट है और खुद इसके पास में फीमेल पार्ट भी है, ये दोनों ही पार्ट इसके पास में है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने रिमूव कर दिया, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट। तो यहाँ से इन्होंने ये मेल पार्ट जो है, इतना पोर्शन ये जो है ये उन्होंने कट करके हटा दिया, यानी कि एमैस्कुलेशन कर दिया, ठीक है। अब एमैस्कुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, ये जो है आपका यहाँ मेल पार्ट जो है फ्लावर का उसको कट करके रिमूव कर देते हैं। तो अब बचा हुआ जो एमैस्कुलेटेड प्लांट होता है, फ्लावर होता है, वो एक्चुअली फीमेल प्लांट होता है जिसके पास में सिर्फ फीमेल पार्ट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ही है, ठीक है। अब इसके बाद में जो डिजायर्ड कैरेक्टर के जो डिजायर्ड प्लांट है, यानी कि जैसे कि प्योर डाफ हमने लिया था, ये प्योर टॉल में हम ये इमैस्कुलेशन करा दिया हमने, और प्योर डाफ हमने लिया है। अब इसके पोलेंस को हमने क्या किया, इसके ऊपर मतलब मेंडल ने क्या किया, यहाँ पे सारा इसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पे सारे पोलेंस को इसके ऊपर डस्टिंग कर दी है। डस्टिंग करने के बाद में क्या होगा, अब ये डिजाइड यानी कि स्मॉल टी और स्मॉल टी यानी कि डाफ के पोलेंस जो हैं इसके ऊपर डस्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। और फीमेल क्या है, फीमेल यहाँ पे जो है वो टॉल प्लांट की है, ठीक है। अब उसके बाद में किसी भी तरीके का कोई और पोलन जो कि टॉल को बिलोंग करता है, प्योर टॉल को बिलोंग करता है या किसी और कैरेक्टर को बिलोंग करता है, वो आके इसमें फर्टिलाइजेशन ना कर ले, इसलिए इसको यहाँ पे डस्टिंग करने के बाद में ये पॉली बैग से यहाँ पे इसको कवर कर दिया जाता है। पॉली बैग से यहाँ पे कवर करने के बाद में यहाँ पे टैग लगा के इसमें सारा नेमिंग सारा ये लिख दिया जाता है कि ये किस वैरायटी का प्योर प्लांट था, किस में हाइब्रिडाइजेशन किया, कब किया, ठीक है। तो ये इस तरीके से बैगिंग कर दी गई पी फ्लावर की। अब ये हो गया, तो यही चीज़ यहाँ पे क्रॉस में दिखाई गई है कि प्योर टी जो टॉल है और प्योर डाफ है, इनके बीच में यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन करा के यहाँ पे जो फिर नया प्लांट बनेगा वो मॉर्फोलॉजिकली या फिनोटाइप, अगर हम देखें इसका फिनोटाइप यानी कि इसका मॉर्फोलॉजी अगर देखें तो ये टॉल था। पर क्योंकि मेंडल को यहाँ पे जीन्स, क्रोमोसोम, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं मालूम था, उन्हें सिर्फ यहाँ पे फिनोटाइप दिखा तो उन्होंने इसे टॉल शो कर दिया। पर क्योंकि वो जानना चाहते थे कि इसके अंदर जीनोटाइप क्या है, ठीक है, तो ये जो पहली जनरेशन आई इसे हमने कहा फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है। ये नाम जो है फर्स्ट फिलियल जनरेशन ये दिया गया था, बैटेसन ने दिया है, ये उस समय मेंडल ने नहीं दिया हुआ था, ठीक है। अब इसको क्या किया गया, इसको सेल्फिंग कराई गई। सेल्फिंग यानी कि इसे अब खुद से ही सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए छोड़ दिया गया, और इसमें भी सिमिलर बैगिंग की गई है ये पी प्लांट की, यानी कि किसी तरीके से किसी दूसरे प्लांट के पोलेंस इसको क्रॉस पॉलिनेट ना कर पाए तो उसे बैगिंग करके फिर से इसी तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए छोड़ दिया गया। अब सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद में जो नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन आपकी F2 जनरेशन जो निकलती है, वो F2 जनरेशन में यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 3
टॉल प्लांट आ रहे हैं मॉर्फोलॉजिकली फिनोटिपिकली, और एक जो है वो डार्फ प्लांट आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद में ये पता चला कि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में रेसेसिव हो गया था, यानी कि जो डार्फ वाले कैरेक्टर्स थे वो F1 जनरेशन में रेसेसिव रह गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डोमिनेंट टी था, टॉल का कैरेक्टर था। पर यही जो रेसेसिव जीन है, ये रेसेसिव एलील है, ये कब वापस से शो होता है? ये F2 जनरेशन में वापस से रीअपियर होता है। यानी कि पहली जनरेशन में ये छुपा रहेगा, पर ये दूसरी जनरेशन में निकल के बाहर फिनोटिपिकली आ जाएगा। तो हमारे पास में फिनोटिपिक रेशियो जो होगा दैट विल बी 3:1, यानी कि 3 टॉल, क्योंकि कैपिटल टी यहाँ पे भी है, एक कैपिटल टी इसके पास है, एक कैपिटल टी इसके पास है, तो ये डोमिनेंट रहेगा, तो टॉल वैरायटी आएगी। तो 3 टॉल और एक डार्फ होगा। पर जीनोटाइप अगर हम इसका जानना चाहते हैं तो मेंडल ने क्या किया, इसको फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए कहा। तो अब इसको डार्फ को जब हम फिर से सेल्फ पॉलिनेट कराते हैं तो इसमें किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्योर टॉल है तो प्योर डार्फ है, तो प्योर डार्फ है तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो 1 आएगा, यानी कि डार्फ उनके पास में एक ही आएगा। फिर उसके बाद में इन्होंने प्योर टॉल को सिर्फ सेल्फ कराया, तो इनके पास भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सारी वैरायटी इनके पास 1 आएगी। तो फिर हमने यहाँ रेशियो 1 टॉल का दे दिया, तो ये डार्फ का एक रेशियो और ये रेशियो इनका टॉल का। उसके बाद इन्होंने ये जो 2 हाइब्रिड्स हैं इनको सेल्फिंग कराई, तो जब इनकी सेल्फिंग होगी तो इनके पास में कैसी वैरायटी आई? इनके पास में आएगी वैरायटी टॉल भी आएंगे और डार्फ भी आएंगे। ठीक है, और मिक्स भी आएंगे जैसे कि यहाँ पे आए थे। तो ये दोनों वैरायटी आने से, क्योंकि टॉल भी आ रहा है इसके पास में और डार्फ भी आ रहा है, तो ये ऐसा आने की वजह से ये क्या करेंगे, इसको ये इनको समझ में आया कि ये टॉल और डार्फ दोनों कैरेक्टर दे रहा है, यानी कि ये हाइब्रिड है। तो इन्होंने रेशियो क्या दे दिया? इन्होंने दे दिया रेशियो 1:2:1, यानी कि 1 प्योर टॉल 1 प्योर डार्फ, एंड जो 2 हैं वो 2 हाइब्रिड हैं, जो कि यहाँ पे जीनोटाइप इन्होंने शो किया। तो F3 जनरेशन के बाद में क्लियरली ये पता चल जाता है कि एक प्योर टॉल, एक प्योर डार्फ और 2 हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपना पहला हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, जिसमें जो फिनोटिपिक रेशियो आया वो 3:1 आया, और जो जीनोटिपिक रेशियो आया वो आया 1:2:1। ठीक है, पर क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर लिया था टॉलनेस और ये डार्फ, ये सिंगल कैरेक्टर है हाइट के लिए, तो हम इस क्रॉस को क्या बोलते हैं? तब हम इस क्रॉस को हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, यही चीज लास्ट में ये थर्ड वाला है, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ हाइब्रिड्स। यहाँ पे हाइब्रिड्स का सेल्फ पॉलिनेशन करके उन्होंने यहाँ पे सारी जीनोटिपिक जनरेशन यहाँ पे उन्होंने आइडेंटिफाई की, और यहाँ पे भी उन्होंने बैगिंग की प्रोसेस की थी, जो मैंने अभी बताया, जिससे कि किसी तरीके का कोई दूसरे प्लांट का जो पोलन है वो आके इसको क्रॉस पॉलिनेट ना कर दे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे मेंडल ने आपके यहाँ पे 3 स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट्स, जनरेशन तक, कई जनरेशन तक प्लांट्स को ग्रो कराने के बाद उन्होंने प्योर पेरेंट प्लांट्स इकट्ठे किए, फिर उन्होंने सेलेक्ट किया प्लांट्स को और उनकी हाइब्रिडाइजेशन कराई, एमैस्कुलेशन प्रोसेस को परफॉर्म करके, और फिर उसके बाद में जो वैरायटी आई उसका फिर हाइब्रिड्स का सेल्फ पॉलिनेशन कराया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने 3 यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद में, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करने के बाद में उनको ये पता चला कि एक्सप्रेशन जो होता है किसी एक ट्रेट का ही होता है F1 जनरेशन में, यानी कि यहाँ पे कैपिटल T और स्मॉल t दोनों दिए हुए हैं, पर एक्सप्रेस कौन होगा? डोमिनेंट, यानी कि कैपिटल T। तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, पर F2 जनरेशन में आपको दोनों कैरेक्टर